Hello friends, welcome to our channel. Our today's topic is national income and its related aggregates. So let's get started with the first question, that is, what do you mean by national income? National income refers to the sum of net value of final goods and services produced within the domestic territory of a country and net factor income earned from abroad during an accounting year. या इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी हम बोल सकते हैं, नेशनल इनकम रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम earned by normal residents of a country, also inclusive of net factor income from abroad during an accounting year. It means national income का मतलब क्या हुआ कि कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, अगर उनकी नेट वैल्यू को NFIA में ऐड कर दिया जाए तो हमें नेशनल इनकम मिल जाती है। या फिर अदर लैंग्वेज में हम कह सकते हैं जितने भी नॉर्मल रेसिडेंट्स होते हैं किसी भी कंट्री के, उनकी जितनी भी फैक्टर इनकम है उन सभी को अगर हम ऐड करें और साथ में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को उसमें जोड़ दें तो हमें नेशनल इनकम मिल जाती है। यानी कि सभी इंडियंस की इनकम को नेशनल इनकम कहते हैं, चाहे वो इंडिया में रह रहे हों या फिर आउट ऑफ इंडिया में रह रहे हों। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ अ कंट्री? सो किसी भी कंट्री के लिए कोई भी पर्सन नॉर्मल रेसिडेंस कब होता है? कोई भी पर्सन या इंस्टीट्यूशन, अगर कोई भी पर्सन किसी भी कंट्री में 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर रहता है तो वह वहाँ का नॉर्मल रेसिडेंस कहलाएगा। एंड सेकंड कंडीशन कि अगर कोई भी पर्सन अपनी सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उसी कंट्री से ऑपरेट करता है, लाइक स्पेंडिंग, कंजप्शन, अर्निंग एक्सेट्रा, यानी कि उसके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी अगर उसी कंट्री का होता है, तब कोई भी पर्सन उसी कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंस कहलाता है। सो नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल or an institution who ordinarily resides in a country for a period more than 1 year and whose economic interest is also lies in that country. But there are also some exception of normal residents of a country जिन्हें हम किसी भी कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंस नहीं मान सकते, लाइक फॉरेन टूरिस्ट। जो कोई फॉरेन टूरिस्ट अगर किसी भी कंट्री में जस्ट टूरिज्म के लिए आते हैं, उन्हें हम उस कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंस नहीं मानेंगे। नेक्स्ट, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी। अगर कोई भी एम्बेसी किसी अदर कंट्री में इस्टेब्लिश है, लाइक इंडिया की एम्बेसी अगर USA में इस्टेब्लिश है और उस एम्बेसी में अगर इंडियंस के स्टाफ काम करते हैं, तो उन इंडियंस को अमेरिका का नॉर्मल रेसिडेंस ट्रीट नहीं किया जाएगा। वो अगर इंडिया के सिटीजन्स हैं तो उन्हें इंडिया का ही नॉर्मल रेसिडेंस ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक WHO, UNO, ये किसी भी कंट्री की नॉर्मल रेसिडेंस नहीं होती हैं, ये एक इंटरनेशनल एरिया में आती हैं। नेक्स्ट, एम्प्लॉय ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी एम्प्लॉय काम करता है, वेदर कि वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसी भी कंट्री में इस्टेब्लिश हो, बट जो एम्प्लॉयज़ उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं वो उसी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंस ट्रीट किए जाते हैं जहाँ पे वो सिटीज़न होते हैं। नेक्स्ट, बॉर्डर वर्कर्स। बॉर्डर के वर्कर्स रेगुलर बेसिस पे बॉर्डर क्रॉस करते हैं। इट मीन्स ये नहीं कि वो दोनों कंट्री की नॉर्मल रेसिडेंस हैं, जिस कंट्री में वो रहते हैं उन्हें उसी कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंस ट्रीट किया जाता है। यहाँ पे दो छोटे से टर्म्स हैं, सिटीजनशिप एंड रेसिडेंटशिप। कोई भी पर्सन किसी भी कंट्री का सिटीज़न तब कहलाता है जब वो वहाँ पे बर्थ होता है उसका, यानी कि अगर हमें किसी भी कंट्री की सिटीजनशिप चाहिए तो हमारा या तो वहाँ पे जन्म हुआ होना चाहिए या फिर किसी और कंट्री की सिटीजनशिप को लेने के लिए हमें वहाँ के लॉज पे अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट, रेसिडेंटशिप को हम पढ़ चुके हैं नॉर्मल रेसिडेंस में, ये वही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, GDP एट MP? सो GDP MP का मतलब क्या होता है? एक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उन सब की मार्केट वैल्यू के समेशन को GDP एट MP कहा जाता है। यानी कि GDP एट MP रेफर्स टू द ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। सो किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड होता है? एनी शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ऑपरेटेड विद इन 2 कंट्रीज़, लाइक अगर इंडिया का कोई प्लेन है वो रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑपरेट होता है, तो जो भी उस प्लेन से इनकम अर्न होगी
वो किस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड की जाएगी? इंडिया की, क्योंकि वो प्लेन कहाँ का था? इंडिया का। सो नेक्स्ट एग्जांपल, फिशिंग वेसल्स। लाइक जो भी फिशर्स हैं वो अपने फिशिंग के बिजनेस को करते हैं ओशंस में। तो ओशंस जो होते हैं हमारे डिवाइडेड होते हैं बट एक्यूरेट मेजर नहीं होता। तो उसी तरह जो भी वो फिशर अगर इंडिया का है तो उसकी जितनी भी इनकम अर्न होगी वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड की जाएगी। नेक्स्ट, एम्बेसी लोकेटेड इन अब्रॉड। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इंडिया की एम्बेसी है लेकिन वो लोकेटेड कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में, तो जितने भी उस एम्बेसी में इनकम अर्न की जाएगी वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी की इनकम में इंक्लूड की जाएगी, ना कि ऑस्ट्रेलिया की। अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होते, लाइक एम्बेसी ऑफ फॉरेन कंट्री लोकेटेड इन आवर कंट्री। जिस तरह हमारी कंट्री की एम्बेसी अगर फॉरेन कंट्री में होती है तो उसकी इनकम हमारी कंट्री की डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड की जाती है, ठीक उसी तरह अगर कोई अमेरिकन एम्बेसी है लेकिन वो इस्टेब्लिश इंडिया में है तो उस अमेरिकन एम्बेसी की जितनी भी इनकम होगी वो अमेरिका की डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड की जाएगी, ना कि इंडिया की इनकम में। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक WHO एंड UNO। तो ये हमारे इंटरनेशनल लेवल पे होती हैं, तो इसलिए इसको किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम। Factor income refers to that income which is received by factors of production for rendering their factor services। यानी कि फैक्टर इनकम का मतलब क्या हुआ? जो भी इनकम हमें अपने कोई भी सर्विस को रेंडर करके रिसीव होती है उसे हम फैक्टर इनकम कहते हैं, लाइक रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड कैपिटल। ये एक अर्निंग कॉन्सेप्ट होता है, इसलिए हम इसे नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम दोनों की कैलकुलेशन में इंक्लूड करते हैं। जबकि ट्रांसफ़र इनकम हमारी कौन सी इनकम होती है? जो ओनली वन साइडेड होती है, लाइक हमने कोई सर्विस पे नहीं की फिर भी हमें अगर कोई इनकम रिसीव हो जाती है, लाइक पॉकेट मनी, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन या कोई लॉटरी लग जाना या फिर रिलेटिव से गिफ्ट रिसीव करना, तो ये सारी इनकम वो इनकम है जो हमें बिना कोई सर्विस पे करे मिली है, तो इसलिए इन सबको ट्रांसफ़र इनकम कहा जाएगा। और क्योंकि एक ओनली रिसीविंग कॉन्सेप्ट है ना कि अर्निंग कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसे ना ही नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में इंक्लूड किया जाता है और ना ही डोमेस्टिक इनकम की कैलकुलेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर कंजप्शन और फॉर इन्वेस्टमेंट। यानी कि फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो या तो हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं जिन्हें, या फिर जिनमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनका अब कोई और यूज़ नहीं होता। ये जो गुड्स होते हैं ये अपनी प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर आ चुके होते हैं। इट मीन्स इसमें अब और कोई प्रोडक्शन ऐड होना बाकी नहीं होता। क्योंकि इनमें प्रोडक्शन ऐड होना बाकी नहीं है तो यानी कि इसमें अभी इसका और भी प्राइस ऐड होना, यानी कि कोई भी वैल्यू भी इसमें और ऐड नहीं होगी। लाइक अगर कोई भी मिल्क कोई हाउस होल्ड परचेज़ करता है तो वो हमारा फाइनल गुड्स कहलाएगा। On the other hand, intermediate goods refers to those goods which are used either for resale or for further production। यानी कि intermediate goods वो goods होते हैं जिनका यूज़ करके या तो हमें और प्रोडक्शन करना हो या फिर जिन गुड्स को हमें ख़रीद के दोबारा रीसेल करना हो, उन गुड्स को हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। ये गुड्स अभी भी अपनी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही होते हैं क्योंकि इनमें अभी प्रोडक्शन प्रोसेस होना बाकी होता है। लाइक अगर हमने मिल्क का एग्ज़ाम्पल फाइनल गुड्स में लिया था, वहीं दूसरी तरफ अगर कोई बेकरी शॉप है वो मिल्क का यूज़ करके केक प्रोड्यूस करती है, तो यानी कि उन्होंने मिल्क परचेज़ किया बट उन्होंने उनका कंज्यूम नहीं किया बल्कि उसका और प्रोडक्शन करके उसको दूसरे गुड्स में कन्वर्ट करके देन उसको रीसेल कर दिया। तो यानी कि अगर कोई मिल्क कोई बेकरी शॉप कोई हलवाई की शॉप ख़रीदती है तो वो उनके लिए इंटरमीडिएट गुड्स कहलाता है। और इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू हम नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू ऑलरेडी इनकी फ़ाइनल गुड्स की वैल्यू में इंक्लूड होती है। तो यानी कि हम नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम की कैलकुलेशन करते टाइम ओनली फ़ाइनल गुड्स की कैलकुलेशन को ही ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट इज़ डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली। यानी कि कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्हें ह्यूमन डायरेक्टली कंज्यूम कर सकता है या फिर जो ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं।
On the other hand, capital goods are those goods which used for the production of other goods or which satisfy human wants indirectly. यानी कि कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हमें और गुड्स के प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं, जो ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं बट इनडायरेक्टली वे में, लाइक मशीनरी से हम कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं. अगर ह्यूमन की वांट्स कोई भी गुड्स का कंजप्शन करके सेटिस्फाई हुई है तो इट मीन्स उस गुड्स को कंज्यूम बनाने में कैपिटल गुड्स का भी कंट्रीब्यूशन है. तो यानी कि कैपिटल गुड्स ने ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई किया बट डायरेक्टली ना करके इनडायरेक्टली तरीके से. जो भी कंज्यूमर खर्चा करता है कंज्यूमर गुड्स पे उन्हें कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहा जाता है, जबकि कैपिटल गुड्स पे किए गए एक्सपेंड को इन्वेस्टमेंट कहा जाता है. कंज्यूमर गुड्स की हमारी जो मोस्टली लाइफ होती है वो डिवाइडेड होती है, बिकॉज कंज्यूमर गुड्स हमारे 4 तरह के होते हैं, लाइक ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज. ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हमारे काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ड्यूरेबल यानी कि जिनकी लाइफ काफ़ी लॉन्ग टाइम तक होती है. हमारे ड्यूरेबल गुड्स में आ गए फर्नीचर, ठीक है, तो वो हमारे ऐसा नहीं है कि 1 साल बाद ही हमें नए लेने पड़ते हैं, वो हमारे लाइफ लॉन्ग तक चल जाते हैं. सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी लाइफ ड्यूरेबल गुड्स से कम होती है बट नॉन ड्यूरेबल गुड्स से ज़्यादा होती है, लाइक जिनकी एक्सपेक्टेड लाइफ अप्रॉक्स 1 ईयर के एक्सपेक्टेड होती है, लाइक क्लोथ्स, ग्रोसरी एक्सेट्रा, क्योंकि कपड़े हमें मैक्सिमम 1 साल बाद बदलने होते हैं इसलिए. नेक्स्ट है नॉन ड्यूरेबल गुड्स. नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी मैक्सिमम लाइफ कुछ ही टाइम तक होती है, लाइक वेजिटेबल्स, ये हमें कुछ ही दिनों के अंदर यूज़ करनी होती है, अदरवाइज़ ये एक्सपायर हो जाते हैं. और लास्ट है सर्विसेज हम सबको पता है कि सर्विसेज हमारी नॉन ड्यूरेबल होती है, जिसका उसी टाइम पे यूज़ करना होता है, ठीक है. तो यानी कि कंज्यूमर गुड्स की जो एक्सपेक्टेड लाइफ वो डिपेंड होती है गुड्स की कैटेगरी पे, जबकि कैपिटल गुड्स की जो एक्सपेक्टेड लाइफ होती है वो मोर देन 1 ईयर होती है, मशीन्स, कार्स एक्सेट्रा. कंज्यूमर गुड्स के एग्जांपल में है सोप, ब्रेड, फर्नीचर, क्लोथ, जबकि कैपिटल गुड्स के एग्जांपल में है मशीन या फिर कार परचेज बाय अ टैक्सी ड्राइवर. अगर वही कार एक कंज्यूमर ख़रीदता है तो उसे कंज्यूमर गुड्स कहा जाएगा, लेकिन अगर वही कार एक टैक्सी ड्राइवर ख़रीदता है, बिकॉज कार से उसका बिज़नेस ऑपरेट होता है, यानी कि वो अपनी इनकम किसके ज़रिए करेगा, कार के ज़रिए, तो वही कार उसके लिए कैपिटल गुड्स हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस. सो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, जितने भी हमारे फिक्स एसेट्स होते हैं अगर उनकी वैल्यू में कोई भी फॉल होता है ड्यू टू एनी रीजंस लाइक नॉर्मल वेयर टेयर या फिर टाइम के बीत जाने के कारण अगर हमारे फिक्स एसेट्स की वैल्यू में जो भी फॉल होता है वो डेप्रिसिएशन कहलाता है. और ऑन दी अदर हैंड कैपिटल लॉस का मतलब होता है अगर हमारे फिक्स एसेट्स किसी भी नेचुरल कैलेमिटीज़ के कारण उनकी वैल्यू फॉल कर गई है तो वो हमारा कैपिटल लॉस कहलाएगा. यानी कि बेसिक डिफरेंस हम कह सकते हैं, डेप्रिसिएशन में उसकी फिक्स एसेट्स की केवल थोड़ी सी वैल्यू फॉल करती है, जबकि कैपिटल एसेट्स में हमारी फिक्स एसेट्स की पूरी वैल्यू ही ज़ीरो हो जाती है. सो नेक्स्ट डिफरेंस है, डेप्रिसिएशन जो हमारा होता है वो एक्सपेक्टेड लॉस होता है, क्योंकि हमें पता होता है कि अगर हमने कोई भी फिक्स एसेट्स परचेज़ किया है, इन्वेस्ट किया है कहीं पे, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी उसकी वैल्यू टाइम बीतने के साथ साथ फॉल करेगी, तो इसलिए हम उसके लिए पहले से प्रोविज़न बना के चलते हैं. लेकिन कैपिटल लॉस की हमें जो होता है अनएक्सपेक्टेड लॉस होता है, उसकी हमने फ्यूचर नहीं देखा होता है कि ऐसा कुछ हो जाएगा, मे बी मशीन हमारी पूरी की पूरी ख़राब हो गई है, तो इसके लिए हम कोई भी प्रोविज़न बना के नहीं चलते हैं. थर्ड, अगर कभी हमारे फिक्स एसेट्स में डेप्रिसिएशन होता है तो इससे हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई भी नुकसान नहीं होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस हमारा हैम्पर नहीं होता है, वो कभी भी रुकता नहीं है. बट अगर कभी भी हमें सडनली कैपिटल लॉस फेस करना पड़ जाता है, इट मीन्स कि हमारी मशीन पूरी रुक गई है या फिर पूरी मशीन चोरी हो गई है, कुछ भी हो गया है, तो हमारा कैपिटल लॉस हुआ है, उससे हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस हैम्पर होता है. एंड डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल भी होता है. नेक्स्ट इज़ डिफाइन इन्वेस्टमेंट. सो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है
किसी ऐसी जगह पे पैसों को स्पेंड करना जहाँ से हमें और ज़्यादा इनकम अर्न हो। यानी कि पैसों का मतलब कैपिटल, हमने अपनी कैपिटल को किसी ऐसी जगह पे लगाई लाइक मशीनरी, एंड देन हमने उस मशीनरी का यूज़ करके उससे गुड्स बनाए एंड उसको बेचे, तो इसका मतलब हमें उससे और ज़्यादा इनकम अर्न होगी। तो इसलिए हमने जो कैपिटल लगाई थी वो हमें और ज़्यादा फॉर्म होके मिल गई। इसी वजह से इन्वेस्टमेंट का एक दूसरा नाम कैपिटल फॉर्मेशन भी होता है। यानी कि किसी भी ऐसी जगह पे पैसे लगाना जो हमें और ज़्यादा इनकम जनरेट करके दें, उसको एक्सपेंडिचर ना कह करके हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर आपने कोई टैक्सी परचेज़ की है, तो टैक्सी क्योंकि आप ड्राइविंग का बिज़नेस करने वाले हैं, जिससे आपकी इनकम अर्न होगी, तो जितने की भी आपने वो टैक्सी परचेज़ की है वो आपका एक्सपेंडिचर ना होके वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट होती है। अब इन्वेस्टमेंट आती है हमारी दो तरह की, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जितने भी हमारे फिक्स असेट्स हैं उसकी एग्जैक्ट वैल्यू, जितने में हमने उसकी वैल्यू को परचेज़ किया है। लेकिन नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, हमारी जो मशीन है उसकी वैल्यू में से अगर हम डेप्रिसिएशन को हटा दें। लाइक हमने कहा कि अगर हमारी एक मशीन हमने परचेज़ की थी 5 लाख की, तो 5 लाख हो गया ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। लेकिन क्योंकि 1 साल के अंदर उसमें कुछ डेप्रिसिएशन हो गया, तो मशीन की जो वैल्यू बची है वो 5 लाख ना बच के केवल 4 लाख बची है। तो यानी कि मशीन हमने परचेज़ की थी तो वो हो गई इसकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, उसमें 1 लाख का डेप्रिसिएशन हुआ था तो वैल्यू बची 4 लाख, तो हमारा आ जाता है नेट इन्वेस्टमेंट।